कल के ट्रेनिंग में हमने वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और आप पढ़ रहे हैं अभी डेट सीक्वेंस। ये दो दिन, एक वन डे ट्रेनिंग आपको हो चुका है, सेकेंड डे आपका है और थर्ड डे में आपका डेट सीक्वेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज के इस ट्रेनिंग में हम पार्ट बाय पार्ट कैसे वोल्टेज को डिवाइड होता है, और हमने जैसा आपको बताया था कि बोर्ड से जहाँ पे करंट सप्लाई हो रहा है, जो भी करंट एक दूसरे से जगह जगह पे जा रहा था वो इस माध्यम से रिपीट करेंगे हम थोड़ा सा बेसिक से। ये जो हमारा करंट वीवर्स के लाइन से या फिर वीपीएच के लाइन से जो करंट ट्रांसफर हो रहा था, आईसी में जा रहा था, तो उस आईसी में करंट तो जा रहा था। हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सीरीज एंड पैरेलल के कंपोनेंट के साथ में जो भी कंपोनेंट वहां पे आईसी कॉइल डायोड जो भी लगा रहता है, जितने भी कंपोनेंट हमारे बोर्ड में होते हैं, उस बोर्ड से कंपोनेंट की कहाँ से सप्लाई को किस तरीके से हमको ये देखना है कि हमारे पावर आईसी में जो बीपीएच लाइन से वोल्टेज जाता है, फिर वहां से एमएमसी के लिए, सीपीयू के लिए, या फिर कोई भी सेकेंडरी प्राइमरी लाइन में जो करंट जा रहा था, वो सप्लाई जो जा रहा था, हम ऐसे किस जगह पे उस पॉइंट को फाइंड करेंगे कि हम पावर आईसी के मदरबोर्ड में जो होता है उस पावर आईसी को वहां से कट कर सकते हैं, और हम विभज का लाइन या फिर विवेड की लाइन को चेक कर पाएंगे चार्जिंग ऐसे तक, या फिर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन तक, ओबीपी तक मेरा लाइन क्या है, क्लियर है या नहीं। शॉर्टिंग पढ़ रहे हैं आप तो इतना जानना है ना। कल की ट्रेनिंग में हमने इतना कवर किया था, और आज है सेकेंड डे में। तो सेकेंड डे में हम ये देखेंगे कि जब शॉर्टिंग हमारे फोन में आता है, अब जब वो फोन के अंदर में क्या है, शॉर्टिंग है, तो वो शॉर्टिंग को हटाना कैसे है और किस किस टाइप की शॉर्टिंग आता है। और ये आपने पढ़ा होगा जब हम डीसी एम्पियर पढ़ा रहे थे, तो उसमें भी आपने ये चीजें कवर किए होंगे, हमने कवर किया था। और कल हम यहाँ तक बता चुके थे, यहाँ तक सप्लाई कैसे आता है। ठीक है, यहाँ तक सप्लाई कैसे आता है, यहाँ तक ये जान चुके थे। तो आज ये जानना है कि इतनी जो करंट यहाँ पे इस टाइप से प्रोवाइड हो रहा है, जगह जगह पे करंट ट्रांसफर हो रहा है, जा रहा है, तो ये कैसे जाता है, और हम इनके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा टाइम बचा तो डेटा शीट के ऊपर में भी बात करेंगे, डेटा शीट कैसे इसका रीड करना है और कैसे डाउनलोडिंग करना है उसको, है ना। ठीक है, एक मिनट समय दीजिएगा, थोड़ा सा मैं पीडीएफ ओपन कर लें। एक मिनट, जस्ट समय दीजिएगा थोड़ा सा। एक मिनट, जस्ट समय दीजिएगा थोड़ा सा। ओके, स्टार्ट करते हैं थ्योरी से, फिर उधर देखेंगे, है ना। सबसे पहले क्या है, आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर मल्टीमीटर तो दो दो टाइप के होते हैं हमारे वो जो मल्टीमीटर आपके पास में होता है, वो मल्टीमीटर कुछ, एक मल्टीमीटर ऐसा होता है जिसके अंदर में डायोड का सिंबल बना ही रहता है ना। एक मल्टीमीटर क्या होता है, उस मल्टीमीटर के अंदर में डायोड का सिंबल वो बना हुआ रहता है। तो डायोड का जो सिंबल जिस मल्टीमीटर में बना होता है, एक में क्या होता है, बजर और डायोड का दोनों सिंबल एक साथ में इंक्लूड कर दिया जाता है, दोनों एक ही साथ रहता है। तो कुछ मल्टीमीटर में क्या होता है कि उसको होल्ड करना पड़ता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। बजर मोड और डायोड मोड, कंटिन्यू मोड, बीप मोड, आप जो बोलिए, वहां पे उसको क्या करता है, डायोड मोड को सेट करना पड़ता है। अगर इस बीच में अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी होगा, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें क्या करिएगा, चैट बॉक्स पे लिखिएगा, हम आपका रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले डेट सीक्वेंस में एक मल्टीमीटर की नीड्स पड़ती है, आपको एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ता है। अभी हम मल्टीमीटर की बात करते हैं, इससे पहले हम डीसी एम्पियर कैसे रीडिंग करना है हम वो बता चुके हैं। तो डीसी एम्पियर जो जब बता रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कितनी रीडिंग आने के बाद कौन सी सप्लाई आउट होता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये सारा कुछ ना हम डीसी एम्पियर रीडिंग में वो चीज उसमें हम कवर किए हैं, तो आपको समझने में काफी ज्यादा आसान होगा, या फिर हम इसमें भी बताने की कोशिश करेंगे जहां तक हमसे पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है ना। सबसे पहला है, एक मिनट पेन ले लेते हैं हम एक, जिसमें लिखना में आसान हो। पेन लिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीमीटर को क्या करना है, सबसे पहले डायोड मोड पे सेट करना है। उसके बाद प्लस और माइनस जो होता है उसको कहाँ टच करना है, बैटरी पे।
जब आप उसकी मल्टीमीटर को प्लस और माइनस को बैटरी के जो प्लस और माइनस लाइन होता है उस पे जब कनेक्ट करेंगे तो आपको वैल्यू इतना तक आना चाहिए वन साइड से। सेकेंड से साइड से अगर जब वैल्यू चेक करेंगे तो आपको जीरो या वन या ऑयल पे आकर के वो रुकेगा। अगर इस कंडीशन में आपकी फोन आता है ऐसा कुछ भी शो करता है तो आपके फोन में शॉर्टिंग नहीं होता है, प्राइमरी लाइन आपका ओके हो जाता है। इस कंडीशन में ऐसा ऐसा है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऑयल और वन शो नहीं करेगा, 1000 से प्लस वैल्यू जाने लगा, मिनिमम आपका 1900 तक वैल्यू, ऐसे 1800 1920 इतना तक वैल्यू जाता है। तो उस कंडीशन में भी आपका फोन में शॉर्टिंग नहीं होता, लेकिन इतना आना चाहिए। ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा, डिपेंड आपके मल्टीमीटर पे करता है। ठीक है, तो ये है आपकी शॉर्टिंग चेक करने का एक छोटा सा प्रोसेस। इससे भी बेटर आप डीसी मशीन से शॉर्टिंग फाइंड कर पाते हैं, बट उसका भी सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, वहाँ पे एम्पियर देखते हैं आप। सेकेंड स्टेप में है, देखो, एक मिनट, थोड़ा सा बैक आएंगे हम। हमने बता रहा, हम ये वाला बोर्ड के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर है ना। इसके ऊपर टच करना है आपको। ये बैटरी कनेक्टर की जो पिन होती है यहाँ पे यहाँ से आपको वैल्यू चेक करना है। ठीक है ना। अच्छा, ये वाला फोन आप लोग रिपेयर किए हैं, रेडमी 4X का? कोई नहीं, आप अगर नहीं अटेंड किए हैं तो वो वीडियो है हमारे पास में, वो दे देंगे हम आपको। या फिर हम दोबारा से रिपीट जब सेशन करेंगे इसका तो उसमें भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो ये जो है, ये वाला फोन को अगर आप लोग रिपेयर किए होंगे तो आज की ये जो हम पढ़ाएंगे कहाँ से वोल्टेज काटना है क्या है, तो वो चीज़ आपको स्पष्ट अच्छे से समझ में आएगा। रेडमी 4X का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें वोल्टेज कहाँ चेक करना है, ये वाली पे। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। ये हो गया है ना, ये वाला बैटरी कनेक्टर था जो कि अभी हम आपको दिखा रहे थे इसमें, ये वाला है ना। इस पे वोल्टेज को क्या करना है, चेक करना है कितना वोल्टेज मिलता है आपको। इस टाइप की कुछ वोल्टेज दिखाएगा। उसके बाद क्या है कि जब आप बैटरी के कंडीशन दूसरा आता है अगर फोन के अंदर में, या फिर एक मिनट, एक स्टेप आगे चला गया था। हाँ, क्या लिखा हुआ है, अगर आप डीसी मशीन के जरिए ही वोल्टेज को चेक करते हैं तो लिखा है आफ्टर, आफ्टर कनेक्टिंग डीसी में डीसी पावर सप्लाई से जब अपने फोन को आप कनेक्ट करते हैं, जब वो फोन कनेक्ट हो जाता है, अगर वो टेकिंग ऑटो एम्पियर ले रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसमें क्या होता है, शॉर्टिंग होता है। लेकिन अगर आपकी फोन ऑटो कम एम्पियर नहीं लेता है, वो फोन में ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, वो फोन शॉर्टिंग कंडीशन में नहीं होता है। अगर वो ऑटो एम्पियर लेता है तब आप उसमें शॉर्टिंग आप मान सकते हैं कि ये शॉर्टिंग कंडीशन में अभी फोन है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। बट लेकिन जब आप डीसी मशीन को क्या करते हैं, कनेक्ट डीसी मशीन से अपने फोन को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में कोई फोन ऐसा आपको मिलेगा, हमने यहाँ पे वो नहीं लिख रखा है, मैं बोल दूं। उस कंडीशन में क्या होगा कि कोई फोन आपका ऑटो एम्पियर लेने लगेगा, ऑटोमेटिक ऑटो एम्पियर लेने लगेगा, तो उस कंडीशन में वो फोन में शॉर्टिंग होता है। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि वो डीसी रीडिंग के अकॉर्डिंग कि वो कहाँ पे उसका प्रॉब्लम जा रहा है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में वो चेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है डीसी मशीन के साथ में कि 19 और 150 इतना एम्पियर लेता है। कब,
जब आपका फोन जो है पावर बटन को प्रेस कर रहे होते हैं, जब आप क्या करते हैं पावर बटन को प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद इतना वोल्टेज फोन लेता है आपका, लेकिन वही पावर बटन को जब आप रिलीज करने लगते हैं तो वो वोल्टेज क्या होता है, धीरे 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 आप करके, धीरे धीरे करके अप डाउन होते 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 वो वोल्टेज जीरो पे आ जाता है। अगर उस कंडीशन में ज्यादातर आपका डाउट जाता है एमएमसी के ऊपर में कि ये फॉल्ट एमएमसी से आता है, ज्यादातर ये फॉल्ट एमएमसी से आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि हो सकता है एमएमसी पे तो वो शॉर्टिंग जाता है, लेकिन हमने आपको कल ये बताया था कि जब आपके फोन में एक बार कहीं शॉर्टिंग अगर आ गया ना तो आपकी हर लाइन में भी शॉर्टिंग दिखाने लगता है। तो ये तो एक शक के दृष्टिकोण से आप देखते हैं कि आपके एमएमसी में प्रॉब्लम जा रहा है। लेकिन कल हम आपको ये बता रहे थे कि अगर कोई फोन के अंदर में शॉर्टिंग कंडीशन में वो फोन है, या फिर वो एमएमसी में आप डाउट कर रहे हैं, तो हमने ये भी आपसे कहा था कि अगर कोई भी लाइन अगर शॉर्टिंग होता है तो आपके आसपास के हर हर जगह के वो सप्लाई को क्या करते हैं, शॉर्टिंग बताने लगता है। तो इस कंडीशन में अगला लाइन देखते हैं क्या है। फिर हम उसको क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक करने से मतलब ये है कि हम उसको क्या करेंगे, फोन को कनेक्ट करेंगे, या फिर हम उस फोन को ये चेकिंग करेंगे कि वो फोन हमारा ऑटो आइडियल पोर्ट बना रहा है। जब आप लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप या कंप्यूटर से जब उसको कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ऑटो पोर्ट बना रहा है या फिर पिन आउट पे जाके करते हैं तब पोर्ट बना रहा है। अगर वो ऑटो पोर्ट बनाता है तो उस कंडीशन में भी फोन के अंदर में एमएमसी या सीपीयू के आसपास की प्रॉब्लम आपको आता है। लेकिन यहाँ पे हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर फोन के अंदर में बीपीएच पावर तक आपको चेक करना पड़ेगा, अगर उस कंडीशन में वहां तक चेक करते हैं फिर भी अगर वहां तक सारा कुछ चेक सही होता है, तब जा करके हमें शक होना चाहिए सीपीयू एमएमसी से यहाँ के आसपास के कंपोनेंट से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा इस आईसी से। लेकिन इस सिचुएशन में आपको चेकिंग क्या करना है, हमने यहाँ पे भी लिखा है कि इस सिचुएशन में आपको चेकिंग करना है। अगर इसके ऊपर में सीपीयू या एमएमसी या पावर आईसी के ऊपर काम करने से पहले आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में काम करना है कहाँ पे, कोई कंपोनेंट तो मिसिंग नहीं है, या फिर कोई टेक्नीशियन पहले काम कर दिया है उसके ऊपर आपको कस्टमर नहीं बता रहा हो, या फिर वो फोन शॉर्टिंग कंडीशन में हो, वाटर डैमेज कुछ भी हो, या फिर फोन गिरा हो, उसके अंदर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको अगर ऐसे सिचुएशन आपके साथ में आता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये करना है, उस फोन का मिसिंग कंपोनेंट चेक करना है बैटरी कनेक्टर के आसपास में, वीवेज के लाइन में या फिर वीबैट के लाइन में, और बीपीएच पावर सप्लाई के लाइन में, यहाँ पे ये चेक करना है। 5 से 10 मिनट की काम ज्यादा नहीं होता है, 2-3 मिनट में आप चेक कर लेंगे, फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप चेक करने के बाद फिर उसके बाद क्या है ना, कुछ चीजें यहाँ पे भी आपको चेक करना होता है। जैसे आपका बैटरी में जो एक आईडी और थर्मल का लाइन होता है उनको भी चेक करना पड़ता है। हमने जब वो बैटरी पढ़ा रहे थे तो उसका उसमें हमने बताया कि बैटरी और आईडी और थर्मल लाइन का क्या काम होता है इसमें। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस लाइन की क्या क्या चीज चेक करना है, सप्लाई चेक करना है इस लाइन की, इस लाइन की सप्लाई को चेक करना है, ठीक है ना। फिर आपका जो चार्जिंग आईसी होता है, चार्जिंग आईसी के आसपास लगे कंपोनेंट को भी चेक करना है, ठीक है ना। इसमें चेक करना है आपको। उसके बाद देखते हैं जो बैटरी कनेक्टर होता है, देखो बैटरी कनेक्टर ये इसके आसपास के कंपोनेंट को भी चेक करने के लिए हम बोल रहे हैं, है ना। देखिए ये जो हमारा बैटरी कनेक्टर है आप देखिए तो इसके आसपास में डायोड भी लगा होता है। पहले भी हम आपको बताए थे ना कि डायोड आपको मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे डायोड है, कैपेसिटर लगा है, और यही लाइन यहाँ से गुजरते हुए हमारा कहाँ जा रहा है, बीबेड के लाइन में, बीबेड का सप्लाई में कनेक्ट होता है ये, फिर ये बीपीएच पावर में भी जाएगा। देखते हैं तो बीपीएच पावर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ कल ही तो मैंने बताया था। ये रहा आपका बीपीएच का लाइन, है ना। बीपीएच के लाइन में करंट सप्लाई होता है। अब यहाँ पे ये है कि जब ये करंट बीपीएच की भी लाइन में इसी माध्यम से अगर आता है, तो इस कंडीशन में अगर आपका फोन में शॉर्टिंग होता है तो एक जगह की कंपोनेंट में अगर कोई किसी में प्रॉब्लम होगा तो वो आपकी हर जगह की कंपोनेंट को क्या करेगा, शॉर्ट करेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो बीपीएच की लाइन इसमें जा रहा है, यही लाइन से तो सप्लाई आगे जा रहा है ना, इसी से तो कनेक्ट होकर के इस ऐसे होकर के सप्लाई जाता है। हमने कल बताया था कि हम एक एग्जांपल आपको बताना कि ये ऐसा होता है, ऐसा ना समझें कि शेड्यूल वाइज ऐसा ऐसे लगा होगा कोई भी कंपोनेंट ऐसा होगा, ऐसा नहीं है।
पावर आईसी के आसपास दो सेक्शन होता है, दो टाइप की। एक होता है एलडीओ का और एक होता है बग सेक्शन, जो कि क्वाइल से होता है, और एक हमारा कैपेसिटर एक साइड में लगा होता है। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आता होगा, क्योंकि पिछले बैच में आपने देखा है। जैसे आप यहीं पे देख लीजिए, इसमें क्या है ना, कैपेसिटर लगा हुआ है ना, कैपेसिटर लगा हुआ है जगह जगह पे। और यहीं पे आप ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए कॉइल लगा हुआ है। तो एक साइड में क्या है, एक बग सेक्शन आ गया, और जिस समय जिस साइड में कॉइल लगा है वो बग सेक्शन आपका हो जाता है, और जिस साइड में आपका कैपेसिटर लगा होता है वो एलडीओ सेक्शन में आ जाता है। तो इसके कुछ पिने होती हैं, इसका जो वोल्टेज आता है, जब आप ये ऐसी पढ़े होंगे तो हमने आपको बताया था कि कौन सा सिग्नल कैसे इनेबल होता है, कहाँ से जाता है। तो लेकिन यहाँ पे जो भी करंट आ रहा है वो किसके माध्यम से आ रहा है, बीपीएच पावर के माध्यम से। ये बीपीएच पावर के माध्यम से जो करंट जा रहा है, यहाँ पे दो कैपेसिटर ग्राउंड हो रखा है, ताकि इसका ग्राउंड करने का मतलब ये है कि ये वाला वोल्टेज क्या है, प्रॉपर इसको भेज रहा है। हमने कल ये भी बताया था कि जो जो जैसे माइक्रोफैराड का ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर इसके आगे में वैल्यू कुछ भी लिखा होता है तो हम इसको निकाल नहीं सकते हैं। सेम वैल्यू क्या हमको यही लगाना होता है, तो ये दोनों का आप निकाल नहीं सकते हैं, लगाना पड़ेगा अगर ये ओपन मोड या शॉर्ट मोड में आ जाता है। फिर आप देखिए, यही वोल्टेज क्या करता है, आपके सिग्नल को कहाँ जाता है, इनेबल करने के लिए। किसको इनेबल करता है, ये वाला ऐसे हम आपको बताए थे। एक मिनट, हम आपको रिमाइंडर थोड़ा सा करा दें। अच्छा, वो पीपीटी हमें ओपन करना पड़ेगा, हम इसी में बताते हैं आपको। इसमें क्या था, ये वाला आईसी का था, एमटीके का आईसी में हमारा क्या होता था, कि उसमें कुछ चीजें ऐसा था कि उसको रिक्वायरमेंट वोल्टेज होता था, उसको रिक्वायरमेंट वोल्टेज में उसको क्या करता, ऑन करने के लिए एक परमिशन लेता था, फिर जाकर के वो ऑन होता था। उसी तरह से क्वालकॉम में क्या था, दो तीन सिग्नल ऐसा था जो कि ऑटो, इसमें क्या होता था, उसको भी एक रिक्वायरमेंट वोल्टेज मिलता था ऑन होने के लिए। इसी प्रकार से जब ये कॉइल, ये जो हमारा कैपेसिटर से होके ऐसे करके यहाँ पे जो करंट आता है, इसमें जो आया इस पावर ऐसी के अंदर में, अब जरा बताइए यहाँ पे लगे कैपेसिटर को, सपोज, एक मिनट, ये वाली जो कैपेसिटर है, यहाँ पे यहाँ की जो कैपेसिटर है, अगर इस कैपेसिटर को हटा दिया जाए यहाँ से, तो हमारे बोर्ड में सप्लाई आएगा प्रॉपर, नहीं ना, क्योंकि इसको सप्लाई मिलेगा ही नहीं। इसके लिए हमें थोड़ा सा बिटमेप बिटमेट निकालना पड़ेगा इस बोर्ड का। आप यहाँ पे भी समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, U0 701। ये रहा हमारा क्या है, पावर ऐसी, है ना। अब आप ये जो पावर ऐसी यहाँ पे लगा हुआ है, इसके पास का जो ये सप्लाई यहाँ पे जो
देखो इसमें क्या है ना, इसको अलग अलग सेक्शन में बांटा हुआ, आप ध्यान से देखिए, ये डी है तो इसका ए भी होगा कहीं। इसका ए होगा। 1 मिनट में दिखा है आपको। देखो एक ए है ना, ये वाला, ये हो गया इसका। जब ऐसी बड़ी होती है ना तो उनसे बहुत सारा पिन जब कनेक्ट होता है तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना, ऐसे का बट नंबर नहीं चेंज होगा, नंबर वही है, कंट्रोलर ऐसी हो गया, ये कंट्रोल करेगा इसको। फिर यहाँ पे आप देखिए बी होगा, ये बी हो गया। अब यहाँ से देखिए ये बीपीएच की पावर यहाँ आया, ये थर्मल का लाइन हो गया इधर। देखो यही ये जो लाइन है यहाँ पे भी इसको इन कर रहा है, लेकिन एक बार इसको सी पे देखते हैं, सी का लाइन कहाँ जा रहा है। ये रहा, बीरेज का वोल्टेज जा रहा है। नहीं नहीं, बस ये यहीं तक है। बी और डी से पावर, ये क्या हो रहा है, बी और डी से बीपीएस ये सप्लाई कनेक्ट है, ये वाला है ना, ये वाला जो कैपेसिटर से होकर के यहाँ पे इसको इनेबल कर रहा है। उसके बाद आप देखिए, देखिए यहाँ, फिर ये आया होगा डी वाला पे, है ना। मतलब बी और डी का जो पिन है उसमें जो पिन लगे होंगे वो पिन इससे कनेक्ट है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर ये कैपेसिटर यहाँ से कनेक्ट है तो हम भी यहाँ पे यही लिखे हुए हैं कि अगर इस कैपेसिटर को रिमूव कर दिया जाता है किसी भी जगह जो पावर ऐसी से कनेक्ट होगा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये जो पावर ऐसी से कनेक्ट कैपेसिटर है, अगर इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा दिया जाता है या फिर बक सेक्शन के लगे क्वाइल को, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए क्वाइल भी लगा होगा। देखिए इसके आसपास क्वाइल लगा हुआ है, लेकिन एक मेन क्वाइल, एक क्वाइल ऐसा होगा जो कि उससे गुजरते हुए वोल्टेज आ रहा होगा। कुछ क्वाइल ऐसा होगा उसमें, हर पिन पे वो वोल्टेज को क्या कर रहा होगा, सप्लाई दे रहा होगा। अगर उस क्वाइल को वहां से हटा दिया जाए तो उसका क्या होगा, उसका वोल्टेज वहां जाना बंद हो जाएगा। उसी को ढूंढते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर से ग्राउंड है, ये कहाँ का सप्लाई जाएगा इसमें। बीपीएच की लाइन ये हमारा एलडीओ में भी कनेक्ट हो रहा है, और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यही लाइन हमारा कनेक्ट हो रहा है बग सेक्शन में भी। एक, ये कॉपी करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पे क्लिक करने के बाद ये हमें अलग वोल्टेज पे कहाँ से कहीं भी लिख जा सकता है, जिसका कनेक्शन जहाँ होगा। इसको देखो लिख चला है इधर,
बाकी ये कॉपी नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे थे इसको, बैटरी के कनेक्टर के आसपास की क्या करना है, कंपोनेंट को चेक करना है। उसके बाद आपको थर्मल लाइन पे जीआर वैल्यू भी चेक करना है। आपको थर्मल लाइन पे जो जीआर वैल्यू होता है, जो थर्मल लाइन के, सॉरी थर्मल लाइन और एक आईडी, बैटरी कनेक्टर पे थर्मल लाइन और आईडी पे जीआर वैल्यू चेक करना वहां पे। इन दोनों पे क्या है कि आपको वैल्यू मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगा, लेकिन एक फिक्स वैल्यू हम आपको बताते हैं। मिनिमम वो वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो जीआर वैल्यू आपको थर्मल लाइन के आसपास में या फिर आईडी पे लगभग आपको 250 से लेके 400 और 500 तक के, 600 तक के आसपास में आपको क्या है वैल्यू मिलेगा, जीआर वैल्यू आईडी लाइन पे या आपका थर्मल लाइन पे, ये दोनों पे चेक करने के बाद अगर अगर इतनी वैल्यू नहीं मिलता है तो आगे की कंपोनेंट अगर मिसिंग है, कोई भी कंपोनेंट आपको मिस लग रहा है, वहां से हटा हुआ या मिसिंग कंपोनेंट है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंपोनेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, जंपर करना पड़ेगा। उस जगह पे मैक्रो जंपर आप कर सकते हैं उस कंपोनेंट को। जब आप जंपर कर देंगे तब आप वैल्यू चेक करिए, और तब जाकर के आपको सॉर्टिंग चेक करना है उस कंडीशन में। ठीक है। अगर आपका मोबाइल क्या है, सक्सेसफुल, अगर आप सॉर्टिंग को चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, हर जगह जगह की क्रॉसिंग, क्रॉस चेक बोलते हैं इसको, आप हर जगह की सॉर्टिंग को अगर फाइंड करना चाहते हैं, जगह जगह की सॉर्टिंग को निकालना चाहते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उस जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस चेकिंग करना पड़ेगा सब सेक्शन को। आपको सेकेंडरी सेक्शन और प्राइमरी सेक्शन को चेक करना पड़ेगा उस जगह पे। अब ऐसा है कि जब ये वोल्टेज यहाँ तक आया और ये पावर ऐसी तक ये वोल्टेज आया, तो उसके बाद क्या होगा, पावर ऐसी के पास जब ये वोल्टेज आएगा, इसमें जुड़ा है पावर ऐसी के साथ में, लेकिन इसी के आसपास में क्या होगा कि बीपीएच के ही लाइन से बी ओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उसमें क्या होगा कि ये बीपीएच के ही लाइन से, जो हमारा बीपीएच की लाइन यहाँ पे आ रहा है, इसी लाइन से मेरा एपीटी के ऐसी भी कनेक्ट होता है, जो कि आपने पढ़ा है एपीटी के ऐसी भी क्या होगा, इसी से कनेक्ट होगा। उसी कंडीशन में जब एपीटी की ऐसी इससे कनेक्ट है, तो इसको भी क्या होगा, इसको वोल्टेज मिल यहाँ पे, अगर बीपीएच के लाइन में यहाँ पे भी शॉर्ट हो या फिर यहाँ शॉर्ट हो या फिर इधर शॉर्ट होगा, तो ये लाइन आपको शॉर्ट बताएगा। अगर अगर यहाँ पे कहीं भी कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होता है तो यहाँ भी शॉर्ट बताएगा, आपको चेक करने पे प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग बताएगा। अब बात है प्राइमरी लाइन जब आप शॉर्टिंग आपको बता रहा है, तो उस कंडीशन में कैसे चेक करना है। अगर आपने क्रॉस चेक किया, कुछ भी समझ में नहीं आया है, अब आपका काम बनता है कि आप रिवॉल्विंग करेंगे या फिर पावर ऐसी पे डाउट करेंगे। उससे पहले हम कहेंगे कि उसके आसपास के कुछ कम जैसे क्वाइल होते हैं, बड़ी सी क्वाइल होता है जो कि पावर सप्लाई को कंट्रोल कर रहा होता है, उस क्वाइल को क्या करना है, पावर ऐसी के आसपास में भी क्वाइल मिलता है, या फिर आपके पास कैपेसिटर होगा, जिस कैपेसिटर के ऊपर में वैल्यू नहीं मिलता है या ओपन मोड में वो बता रहा है या उसके अंदर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आपको लग रहा है कि इस पे ठीक नहीं है ये, तो आप एसएमडी की मशीन से उसको हटा करके फिर से डीसी मशीन के साथ में चेक करिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज कहना चाहेंगे आपको, किसी भी कंपोनेंट को हटाने से पहले या किसी भी चीज को रिवॉल्विंग करने से पहले, हर आईसी के पास में, कोई भी आईसी हो, हर आईसी के पास में एक कंपोनेंट लगा होता है, चाहे वो रजिस्टर हो, डायोड हो, कैपेसिटर हो, कोई भी कंपोनेंट हो, उसके आसपास में क्या होता है, वो कंपोनेंट लगा होता है। आपको क्या करना है, इसके बोर्ड पे आपको क्या करना है, इस पूरे बोर्ड पे, जो आपका बोर्ड है, ये कंप्लीट बोर्ड पे आपको रोजिन पेस्ट स्प्रे करना है, रोजिन पेस्ट से पूरे बोर्ड के ऊपर में, है ना। इस बोर्ड पे जितने में आपका एम्पियर और वोल्टेज से आपका बोर्ड ऑन हो जाता है, उससे हल्का सा एम्पियर और ज्यादा रखेंगे ताकि आपका कोई भी कंपोनेंट हीट हो। अगर इसमें कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा, कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा तो वो मेल्ट होने लगेगा। आपने रोजिन पेस्ट का तो यूज किया ही होगा ना,
तो अगर मान लीजिए ये जो हमारा यहाँ पे है पावर ऐसी, अब हमको रिवॉल्विंग करना है इसको, लेकिन इसमें जो सप्लाई हमारा सपोज इस कैपेसिटर के माध्यम से या फिर इस कॉइल के माध्यम से प्रॉपर आ रहा था, सिग्नल ऑन कर रहा है ये, लेकिन इसको वोल्टेज ना दे करके ये जो वोल्टेज है 1.8 का जो वोल्टेज आता है इस पे आता, या फिर यहाँ पे जितने भी वोल्टेज आपको मिलेगा ना, तो 1.8 के आसपास ही वोल्टेज मिलेगा, किसी पे 2 पॉइंट मिलेगा, कहीं पे 3.3 का वोल्टेज मिलेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो हमारा कैपेसिटर है वेरेज का, इस पे यहाँ पे भी वोल्टेज आपको मिलेगा 2.05, ऐसे वोल्टेज आपको मिलने देखने को मिलेगा इस कैपेसिटर पे। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा सप्लाई है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पावर ऐसी देख लेते हैं हम, है ना। कल हम पावर ऐसी का और भी विस्तार से बताएंगे, अभी जान लेते हैं। जैसे कि ये हमारा है, ये जो ऐसी लगी हुई है यहाँ पे सीपीयू के आसपास में, एमएमसी के आसपास में, तो यहाँ पे एक वेरेज की वोल्टेज जो सप्लाई करेगा सीपीयू के लिए, इसको 1.2 वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए आपको। लेकिन यहाँ पे जो कैपेसिटर है हमारा, यहाँ पे भी 1.3 वोल्टेज मिलना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इस कैपेसिटर के ऊपर में सबसे इंपॉर्टेंट वोल्टेज क्या होता है, 1.8 का ये सप्लाई आपको मिलना चाहिए, ये वाली। अगर ये सप्लाई आपको नहीं मिलता है, इसमें से कोई भी सप्लाई एक जगह पे मिस बताता है, मिसिंग सप्लाई है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख लीजिएगा वोल्टेज कहाँ से कहाँ जाता है और कौन सी चेक करना है ना। अगर इसमें से एक वोल्टेज आपका मिसिंग होगा, आप इतना जानिए कि आपकी हर जगह पे क्या होगा, शॉर्टिंग बताएगा। अब अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट है, ओपन मोड में है, इसके वजह से मेरा 2.5 वोल्टेज नहीं मिल पा रहा था, तो हमको क्या करना है, इस कैपेसिटर को एसएमडी की मदद से हटा देंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि इसको हटा तो रही है, फिर आपको लगाना भी है इसको, ऐसा नहीं कि नहीं लगाएंगे तो ये इसको सप्लाई जाना होगा, नहीं जा रहा होगा, या फिर ये शॉर्ट भी कर सकता है। इसीलिए अगर आप ये निकाल करके, अगर इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा, तो क्या करेगा ये, इसको निकालने के बाद आपकी बोर्ड की शॉर्टिंग हट जाएगा। तो आपको समझना है कि इसी में प्रॉब्लम था, फिर आपको यही वाला कैपेसिटर किसी अदर बोर्ड से या फिर आपके पास अवेलेबल हो तो ऐसा ही आपको लगाना पड़ेगा। और हम आपको बता दें, ज्यादातर प्रॉब्लम क्रिस्टल भी हमारा करता है, ठीक है। जो प्रॉब्लम हमारे जो क्रिस्टल होता है उसके वजह से भी हमारा मोबाइल फोन डेड होता है। तो क्रिस्टल पे भी आपको ध्यान देना, इसको भी चेक करना है। बाकी क्रिस्टल को तो आपको चेक नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा क्रिस्टल को चेक करने के लिए अदर मशीन का यूज करना पड़ेगा। इसमें अगर आपको ये भी समझना है कि एक कॉइल जो होता है, जो फर्स्ट कॉइल होगा, जो कि बड़े वाले कैपेसिटर के पास में लगा होता है, जैसे कि यहाँ देखिए ये कैपेसिटर इसके दोनों पास में, ठीक उसी तरीके से इसके दोनों के बीच में जो ये कैपेसिटर है 1.2 वोल्टेज की सप्लाई करता है। अगर ये कैपेसिटर सही है, लेकिन इधर या इधर के सप्लाई इधर नहीं मिला, तो आपको ये कॉइल को हटा के देखना है क्या वोल्टेज सही सप्लाई जा रहा है। कोई ना कोई एक कंपोनेंट मिसिंग होने की वजह से ओपन मोड या शॉर्टिंग मोड में वो चला जाता है, जिसके वजह से भी हमारा मोबाइल फोन में क्या होता है, शॉर्टिंग नहीं हटता है, डेड फोन वो कंडीशन बता रहा होता है। उस कंडीशन में हमें ऐसा करना है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी सोचिए कि कैपेसिटर को आप ज्यादा नहीं हटा पाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि ओहो, जैसे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर को आप ज्यादातर कैपेसिटर को नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि एलडीओ सेक्शन में भी बहुत सारा कैपेसिटर होते हैं। हर जगह जगह पे पूरे मदरबोर्ड पे कैपेसिटर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन में वो नहीं हटा। आपको पहले क्या करना, अगर कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है तो वहां के कंपोनेंट को हटा के कॉइल को देखना है, फिर वोल्टेज चेक करना है, फिर इससे चेक करना है, फिर इससे चेक करना है। ऐसे करके आप अगर चेक करना है स्टार्ट करेंगे, तो पूरी बोर्ड के आप एक एक पार्ट का चेकिंग कर लेते हैं। पूरा बोर्ड के पार्ट का चेकिंग करने के बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि हमारा फोन पूरा डेड कंडीशन में है, सब तब भी नहीं कुछ कर पाते, उस कंडीशन में अब तब जा करके आपका फाइन तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा यहाँ तक में। लेकिन एक होता है कि अब कोई सोल्यूशन नहीं है, बोर्ड को क्या करना है, आप चेंज करने की नौबत आ जाती है, तो उस कंडीशन में आपको पावर आईसी की डेटा शीट को चेक करना पड़ता है। उस कंडीशन में जिस आईसी के ऊपर में शक होता है वहां पे चेक करना था। लेकिन इससे भी पहले हम आपको बताएं, जो कि हम कल के ट्रेनिंग में आपको बताएंगे, 34 ऐसा पॉइंट हम लिखे हैं जो कि बोर्ड के स्टेप बाय स्टेप और डीप में जाकर के चेकिंग होता है। देखो हमें ग्राफिक्स, ये जो होता है लाइटिंग की ऐसी, जो कि ग्राफिक्स या ग्राफिक्स हमारे स्क्रीन पे प्रोवाइड करते हैं, उस कंडीशन में आपको डिस्प्ले की चेकिंग अच्छे से करना है।
डिस्प्ले की क्रॉस चेकिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, अदर बोर्ड का सहारा लेना होगा। उस बोर्ड में आप लगा कर डिस्प्ले को चेक कर लीजिए, आपका डिस्प्ले ओके है। अगर डिस्प्ले में नहीं लाइट आता है तो आप समझिए कि डिस्प्ले सेक्शन में भी प्रॉब्लम जा सकता है आपका। तो उस कंडीशन में आपको डिस्प्ले भी चेक करना है, चार्जिंग ऐसी के आसपास लगे कंपोनेंट को भी चेक करना है। ये जो आपका लाइटिंग की सेक्शन, लाइटिंग के आसपास लगे कॉइल होता है, अगर लाइट नहीं आ रही बोर्ड में या डिम लाइट या कुछ भी आ रहा है, उसके वजह से भी शॉर्टिंग ओपन नहीं हो पाता है। तो वहां पे क्या करना है, उस कॉइल को भी वहां से हटा करके देखना है। लेकिन हर जगह पे आपको एक कंट्रोलर के रूप में कॉइल मिलेगा आपको। इस टाइप से इतना करने के बाद, यहाँ तक चेकिंग होने के बाद, तब जाकर के क्या होता है हमारा, स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करने के बाद आपकी वोल्टेज जो शॉर्टिंग होता है वो आप फाइंड कर लेते हैं। तब जाकर के हमारा सप्लाई सीपीयू और एमएमसी को जाता है। अगर यहाँ तक में कई बार आपने, अच्छा एक वीडियो आपने ज्यादातर देखते होंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट में या फिर ये बहुत सारा इंस्टीट्यूट में आपको बताएगा, जब आप इंक्वायरी करते होंगे या फिर यूट्यूब पे भी देखते होंगे, तो बोलता होगा हमारे पास में सीपीयू की मशीन है जो आपको सिखाया जाएगा सीपीयू की वोल्टेज कैसे चेक करना है। देखो शौक दो टाइप का होता है। अगर आप कोई चीज को सुन करके अपने अंदर में कोई चीज की शौक जनरेट कर रहे हैं ना, तो वो भी ठीक है, हम गलत नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनकेस फ्यूचर में हमें भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलाना है, एक संस्था चलाना है, हमें डीएसओ मशीन को सीखना है चलाने के लिए, और हमारे पास में बहुत सारा स्टूडेंट आएगा जिसके मन में काफी ज्यादा सवाल होता है, वो हमारे पास में, ऐसा नहीं कि उसके पास कमी फील हो हमारा, उस कंडीशन में आप ये डीएसओ मशीन से सीपीयू को चेकिंग के लिए आप ले सकते हैं उसको। लेकिन अगर आप एक रिपेयरिंग करते हैं और एक शॉप है आपका जहाँ पे आपकी डेली की कुछ भी इनकम होता है, तो उस कंडीशन में 40-45 हजार रुपया खर्च करने के, 30-35 हजार लगा करके मिनिमम, इतने पैसे लगा करके सीपीयू चेक करने के लिए मशीन या क्रिस्टल चेक करने के लिए मशीन, ये तो सही नहीं है ना। हम यूआईफी बॉक्स जो होता है ना एमएमसी प्रोग्रामिंग के लिए, हम स्टूडेंट को जल्दी उसको भी रेफर नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्या पता कि उसके आसपास में एमएमसी की काम कराने वाला बहुत कम फोन आता हो, वो गांव देहात के लड़के हैं, हम उसको बोल दे 20 हजार लगा करके तुम खरीद लो, ये तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं करते। तो देखो सीपीयू को चेक करने के लिए ना हम बताएंगे कल के ट्रिक में कि कुछ चीजें हैं जो आप सीपीयू पे डाउट कर सकते हैं कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ होगा, इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट सीपीयू में हुआ है। वो चीजें के माध्यम से हम वो कल बताएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम वाकई में सीपीयू से आया है या एमएमसी से आया है ना। और डीसी मशीन की जो रीडिंग हम जब बताए थे उसमें तो आप ये स्पष्ट हमने किया था कि डीसी मशीन के रीडिंग से ज्यादातर लगभग वोल्टेज आप फाइंड, लगभग प्रॉब्लम आप क्रिएट जो हो रहा है आपके फोन में, वो चीजें को आप क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। लेकिन जब आपकी एमएमसी और सीपीयू की प्रॉब्लम आते हैं, तो यहाँ पे हम आपको बोलना चाहेंगे, सीपीयू को एमएमसी को रिवॉल्विंग करने से पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले फोन को हार्ड रिसेट करके देखिए। फोन को जब आप हार्ड रिसेट मार देते हैं, तो हार्ड रिसेट मारने के बाद वो फोन में क्या होता है, पूरा चीज डेटा डिलीट हो जाता है। अगर उस कंडीशन में भी आपका फोन नहीं ऑन होता है ना, तो उसमें क्या कीजिए, रिवॉल्विंग करने से पहले फिर एक बार लेटेस्ट फाइल के साथ में उस फोन को अपग्रेड कीजिए, अपडेट कर दीजिए उस फोन को, फ्लैशिंग कर दीजिए उसका। जब आप उस फोन का फ्लैशिंग कर देते हैं, तो फ्लैशिंग करने के बाद उस फोन में क्या होता है, फिर भी अगर आपका फोन नहीं ऑन हुआ, तो आप देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो चीज इंपॉर्टेंट चीजें सोचने वाली, कि जो फोन पहले डेड हुआ था, तो वो अदर फाइल उसमें पहले से चल रहा था, आपने उसको क्या किया, फ्लैश कर दिया, फिर भी वो फोन नहीं हुआ है ऑन, तब अब आप इसमें रिवॉल्विंग की काम कर सकते हैं। अब कंडीशन ये है कि आपने एमएमसी की रिवॉल्विंग तो कर दिया, फिर भी आपका फोन वही के वही कंडीशन में है। तो वो बात रिपीट होकर के घूम के आ रहा है। हमने पहले भी इन सब के कारण के बारे में आपको बताया, फिर भी हम रिपीट करेंगे कि जब आपने फोन का क्या किया, रिपेयर कर दिया, फोन का एमएमसी जो है, देखो ट्रेनिंग में ही एक लड़का क्वेश्चन किया था हमसे कल परसों के डेट में, सेम वही चीज को हम अभी आपको साथ रिपीट करते हैं। उनका कहना ये था कि हमने पावर आईसी और सीपीयू एमएमसी तीनों को रिवॉल्व कर दिया, फिर भी मेरा फोन ऑन ही नहीं हो रहा है। अब इस कंडीशन में उनका ये भी कहना था कि ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है जिसको हम चेक नहीं किए हैं। थोड़ी सी सोचने वाली बात है। अब यकीन देखो, एक रिपेयर करने वाला पास में कोई ऐसा पर्सन जो थोड़ी बहुत मोबाइल रिपेयरिंग जानता है और आप हाई लेवल के जानते हैं, और छोटे मोटे टेक्नीशियन आपको बोल रहे भैया हमने इस पे पूरा काम कर लिया है यार, बताओ हो ही नहीं पा रहा है, तो अब तुमसे भी नहीं हो पाएगा। हमको प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की ही नजर से देखना है, चाहे वो कुछ भी बोल दे। तो उस कंडीशन में हमें क्रॉस चेकिंग करना ही है, छोटा छोटा कंपोनेंट जो भी हो उसको चेक करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ये सीपीयू है या फिर एमएमसी है, इसको भी रिवॉल्विंग कर दिया, आप इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, फिर भी आपका फोन नहीं ऑन हुआ।
और आपको पता है कि इधर के कंपोनेंट भी ठीक है, अब फोन तो ऑन हो नहीं रहा है, अब क्या करेंगे आप? अब करना कुछ नहीं है, अब मेहनत करना है आपको, एक फोन के ऊपर मेहनत करना है, चाहे वो एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, एक सप्ताह लगे, 15 दिन लगे, जितना भी दिन लग जाए, लेकिन एक फोन के अंदर में इतनी मेहनत करना है कि फोन की एक एक, जैसे डॉक्टर नहीं बोलता ब्लड टेस्टिंग कर दो इसका, पूरे बदन की इसका ब्लड टेस्टिंग करना है, या फिर वो क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड करवा देता है, तो वैसे मोबाइल का भी आपको ऐसे ही करना है। मोबाइल के ये जो पिन होता है पावर आईसी का, जैसे कि अभी हमने ए बी सी डी करके पावर आईसी को डिवाइड कर दिया गया, कहाँ की वोल्टेज कहाँ किस कंपोनेंट पे कितना जा रहा है, वो सारा कुछ बोर्नियो से आपको मिलेगा। अब आपका हेल्प लेना है किसका? बोर्नियो का और डेटा शीट का। देखो तीनों चीज आपने किया है, नहीं ऑन हुआ। ग्राफिक्स भी प्रॉब्लम सही है फिर भी नहीं हुआ। पावर आईसी की प्रॉब्लम ठीक है फिर भी नहीं हुआ। सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों ठीक है फिर भी ऑन नहीं हो रहा है फोन। अब इस कंडीशन में क्या करना है? पावर आईसी का डेटा शीट को पहले क्या करना है? अच्छे से रीड करना है, एक एक पिन का रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद उसके बाद क्या करना है? सीपीयू का जितनी भी पिन होता है इसको रीड करना है। देखो एक फोन को ही रीड करने के लिए हम आपको बोल रहे हैं, सब फोन को तो रीड करना नहीं है। बाकी हिंट्स के लिए हम आपको कल बताएंगे कैसे रीड करना है। हमने फिर क्या किया? सीपीयू को रीड किया, उसके बाद एमएमसी के हर लाइन को रीड कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेना तो एंड्रॉइड में कोई भी फोन आपके पास में डेड कंडीशन में आएगा ना, ज्यादा आपको झमेला नहीं करना है, इसको चेक करना है, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, ऐसा करना ही नहीं पड़ेगा। आज तक हम आपको बता दें, अगर आपने ऐसा किया इस कंडीशन में जो भी फोन आपको मिलेगा, हम नहीं कह रहे कि आप कल ही कर लो। अरे भाई डेली का 1 ही घंटा टाइम देना है, डेली का 1 घंटा आपको टाइम देना है। मैं आपको थोड़ी सी डीप में बात बता रहा हूँ। बहुत जगह पे आपको ऐसा नहीं कभी बोला हो कैसा करो, लेकिन यह हकीकत है। हम क्यों बोल रहे हैं? जब लैपटॉप की हम ट्रेनिंग देते हैं तो लैपटॉप में हम नहीं बोलते तुम यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करो, यहाँ पे टेस्टिंग करो, ब्लूटूथ ऐसी को टेस्ट करो, तुम बीजी ऐसी को चेक करो, या फिर ग्राफिक्स ऐसी को चेक करो, बीआरएम सेक्शन को चेक करो, ये सब कुछ नहीं बोलते हम उसको। जब सब कुछ नहीं, हम उसको बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा है कोई इशू नहीं है, ठीक है उसका डाटा शीट चेक कर लो। कोई भी कंपनी कोई भी चीज को बनाया है तो उसका एक डेटा शीट होगा। डेटा शीट मिलेगा कैसे? डेटा शीट पेड भी आता है, फ्री भी आता है, डिपेंड आप पे करता है कि वो डेटा शीट कैसे आपको अवेलेबल करना है। हमने यही कहा कि आप एक फोन का डेटा शीट एक बार रीड कर लो, उसके बाद देखो अभी कोई भी ऐसी लेवल का काम अगर आप अब वो अच्छा सिखाएगा ना, अगर उसको डेटा शीट के बारे में नहीं पता होगा तो वो नहीं सिखा पाएगा आपको। लेकिन जो पर्सन लैपटॉप रिपेयरिंग बहुत अच्छा से कर लेता होगा डेटा शीट के ऊपर में, वो मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत अच्छा से डेटा शीट आपको पढ़ाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन डेटा शीट को पढ़ने के लिए पावर आईसी की जितनी पिन होता है, सीपीयू का, एमएमसी का, एक बहुत बड़ा पेज हो जाएगा आपके पास में, एक बहुत बड़ा पेज हो जाएगा आपके पास में, बहुत बड़ा। और सब पेज को आपको नंबर याद रखना है कि एक नंबर का वोल्टेज S4 के लिए जा रहा था, और ये S4 1 सिग्नल एनेबल कर रहा था, और ये सिग्नल किसको जा रहा है? S4 हमारा सिग्नल जा रहा था सीपीयू एमएमसी के लिए, ऐसे करके लिखना है, ठीक है ना। वो ये भी डेटा शीट में बताता है कि किस कैपेसिटर से किस कॉइल से होके गुजरेगा, वहां पे वो भी लिखा रहता है। बशर्ते उसकी डेटा शीट को किस डीप में जाके देखना है। बेसिक से उसमें भी लिखा रहता है, ऐसा नहीं कि वो लोग जो बनाते हैं डेटा शीट डायरेक्ट लिख देते। अगर सर आपने ऐसा कर लिया ना, ईमानदारी में आपको बताऊं, कोई फोन आपके पास में डेड वाला ना, जल्दी आपको बोर्ड चेंज करने की नौबत नहीं आएगा। आप इतने अच्छे, और आपको बताया अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं आप कस्टमर को तो इतना बोल ही देंगे कि आपका बोर्ड चेंज हो रहा है। कस्टमर तो देखने जल्दी आता नहीं कि आप बोर्ड चेंज किए, क्या चेंज किए हैं। अभी की क्लीनर इतने अच्छे अच्छे आ गए ना कि आपको बोर्ड को एक बार अच्छे से क्लीन कर देंगे ना तो पता भी नहीं चलता है कि वो बोर्ड उसका है या भी नहीं। बस थोड़ी सी कॉस्टली होती है चीजें, लेकिन सही होता है। आपको डेटा शीट रीड करने के लिए हमने जो अभी पीडीएफ की परमिशन आपको दिया है ना, आप उस पीडीएफ में देखेंगे एक एक पिन का क्या है ना, वर्ड लिखा हुआ है, नाम, नाम के साथ में उसमें ये भी लिखा हुआ है। जैसे शॉर्ट में यहाँ पे पीएम ऐसे लिखा है तो वहां पे उसका मतलब क्या होगा, एपीटी के ऐसे तो वहां पे उसका मतलब क्या होगा, 2G का मतलब क्या होता है, अगर S4 लिखा तो उसका मतलब क्या होता है, एक एक चीज को लिखा हुआ है। अगर आप वो पीडीएफ को ध्यान में रख करके पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डेटा शीट को कितना रीड करना आसान है। तब जाकर के आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जितनी भी सप्लाई आप देख रहे हैं ना, इधर इधर जो कनेक्ट हो रहा है, आपको वहां पे स्पष्ट बताया रहेगा कि ये जो आपकी कैपेसिटर है, कैपेसिटर पिन नंबर इतने से जाके जुड़ा हुआ है। ये आपको अच्छे से बताएगा, वहां पे ये स्पष्ट बताएगा कि 1.8 वोल्टेज किस पिन पे जाकर के मिलेगा, और आपको बताएगा कि कॉइल की कहाँ से कॉन्फ़िगरेशन किया गया, ये सारा कुछ उसमें लिखा होता है मोबाइल के मॉडल नंबर के साथ में। बस मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा कि अगर आपके पास में बोर्नियो हो, देखो हमने यहाँ पे क्लिक किया है, अगर आपके पास में बोर्नियो है
अगर आपके पास में बोर्नियो है तो ये खुल नहीं रहा अभी यहाँ पे। कोई भी ऐसी अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, तो ऐसे की नंबर डालेंगे ना तो उसका पार्ट मॉडल सारा कुछ यहाँ पे दिखा देता है। ठीक है, इसमें अगर आप डालते हैं तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा मोबाइल का नाम, पार्ट, सब कुछ दिखाएगा आपको। जो भी मोबाइल का पार्ट उसमें बना होगा, कोई भी ऐसी को अगर आप इसमें सर्च करेंगे तो इस टाइप से ये दिखाता है। अरे हम एक मैसेज पढ़ने लगे, मेरी माइंड से कुछ बातें निकल गया। मैं अभी आपको एक चीज और बताया, एक मिनट। तो इस टाइप से मोबाइल की आप क्या करते हैं, सॉर्टिंग फाइंड करते हैं। जैसे अभी हम आपको एक चीज और दिखा, ये देखिए। अभी क्या है, अभी क्या है, अभी हम लोग का, हम और हमारा टीम सब काम कर रहा था आईफोन के ऊपर में। हमने कुछ चीजें इसमें कैसे कंफर्म किया है, इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक वीडियो फॉर्मेट में भी था और एक क्या था, पीडीएफ फॉर्मेट। मतलब इसमें जितने, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, कोई एक पीडीएफ हम आपको देखो, जैसे कि एक कैमरा का लिखा हुआ है यहाँ पे, कैमरा इज नॉट वर्किंग। कैमरा अगर कोई वर्क नहीं कर रहा है तो इसमें ये लिखा हुआ है यार, देखो ऐसे करके इसमें बताया हुआ है। ये सारा कुछ ऐसा नहीं कहा, ये ऐसा है कि इसमें कौन सा पिन कहाँ से कनेक्ट हुआ है उसका, आईफोन का। ये आईफोन का कौन सा मॉडल है, आईफोन 6 प्लस है। आईफोन 6 प्लस है। मैं आज उनको बोल दूंगा कि इसको नाम एंट्री कर देने के लिए। इसमें क्या है कि ये जो इतना भी आप देख रहे हैं, तो इसमें स्पष्ट ये बताया हुआ कि आपका वोल्टेज जो है किस आईसी से आ रहा है, किस आईसी से आकर के कौन कौन पिन से कनेक्ट होता है, आपको वहां पे ही चेक करना है इतने पिन में। लेकिन हाँ, अगर वो कैमरा नॉट वर्किंग कंडीशन में है तब 1.8 की वोल्टेज वहां पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, ये सारा कुछ इसमें क्या है बताया हुआ है ना। देख सकते हैं यहाँ पे इतनी आसान तरीका से लिखा हुआ है। तो इसी टाइप से आपको भी ये टर्बल शूटिंग बोलते हैं, आप इसको करना होगा अगर आप एक अच्छा रिपेयर करना चाहते हैं। ठीक इसी इसी प्रकार से हर जगह पे यही मेंशन रहता। ये हमने आपको इसमें दिखाया, इसी प्रकार से इसमें भी आप देखेंगे ये बैटरी का है। इस प्रकार से उसमें बताया रहता है, सब चीज लिखा हुआ भी रहता है उसमें, दिखाया हुआ कहाँ पे कितना वोल्टेज क्या मिलेगा, कौन सी सप्लाई। बशर्ते ये एक कंप्लीट पीडीएफ था, इसको क्या किए ना हम लोग मिलके, इसको एक पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसका एक कंप्लीट पीडीएफ था 400 पेज का, उसको हटा करके पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया गया है कि बहुत सारा ऐसे पर्सन होते हैं जो जब उसको पढ़ पढ़ रहे होते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है कि हमको कौन सी टॉपिक को कवर कर, कौन सी टॉपिक को पढ़ना है, कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। उसकी रिक्वायरमेंट हो जाता है वहां पे, उसके पास टाइम नहीं होता उतना। आप कोई शॉप चला रहा है तो वो 400 पेज की पीडीएफ नहीं पढ़ना चाहेगा, वो अपने दुकान देखेगा, वो पीडीएफ पढ़ेगा। तो इसीलिए हमने उसको कैटेगराइज कर दिया है कि जिसको जरूरत जहां पे पड़ा उस टॉपिक से पढ़ करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर लेता है। इस टाइप से उसको क्या क्या बांट दिया गया है। आज के ट्रेनिंग में आपने वो ये सब समझा कि हमने फोन को कैसे ट्रेवल, कैसे फाइंड करना है। कल हम आपको हिंट्स के तौर पे बताएंगे कि डेटा, ये बीपीएच का जो लाइन होता है जो पूरे बोर्ड को सप्लाई देता है, बीपीएच को लाइन, बीपीएच की लाइन जो होती है जो पूरे बोर्ड को सप्लाई देता है, किस टाइप से वो सप्लाई हर पिन या हर आईसी को कहाँ कहाँ देता है, किस किस कॉइल पे, सबसे पहला किसके पास जाएगा वो वोल्टेज, और कौन सी रिक्वायरमेंट वोल्टेज लेता है। पिछला टॉपिक को थोड़ा सा कवर करेंगे हम, ताकि उनको समझना आसान हो। बैक वाला जो टॉपिक होगा उसको कवर करेंगे हम हल्का सा, फिर जा करके इसको इसमें कंप्लीट करेंगे थर्ड डे ट्रेनिंग में। उसमें क्या होगा आप ये देखेंगे, हम पूरा कोशिश करेंगे कि उसमें आईसी को मर्ज करके समझाने का अपनी तरीका से जहां तक हमसे पॉसिबल हो पाए। लेकिन आईसी को हम मर्ज करके नहीं समझा पाएंगे। क्यों नहीं समझा पाएंगे, लैपटॉप की स्क्रीन मेरी छोटी होती है, हमें इधर उधर से हेल्प लेना ही पड़ेगा। जब आप आईसी की पिन डिटेल पढ़ रहे होंगे तो आप अपने पास एक कार्ड बोर्ड रखिएगा, बहुत बड़ा वाला कार्ड बोर्ड। देखो सर, मैं आपसे फिर से कहना चाहूँ, एक दिन मेहनत करनी है आपको, बस एक दिन मेहनत करना है। कार्डबोर्ड लेना है, बाकी रोज का डेली का 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इतना ही देना है। हम आपको ये नहीं बोल रहे पूरा दिन लगा दो उसके ऊपर में, डेली का आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। हम यकीनन आपको बताएं, कोई भी डेड फोन होगा ना, किसी भी कंपनी की फोन हो, वो सैमसंग हो, सैमसंग ब्रांड की उसमें पावर ऐसी लगा हो, या फिर क्वालकॉम का, या फिर एमटीके का, कोई किसी का भी लगा हो,
आप उसको अच्छे से देखो, पिन उल्टा हो सकता है, पिन की नंबर चेंज कर सकता है, लेकिन सप्लाई तो वही होगा ना। वो पिन को कहीं भी कनेक्ट करेगा, कहीं भी कनेक्ट करेगा, सप्लाई तो एक ही जगह से जा रहा होगा, एक ही टाइप से। हमको यही चीज देखना है। इसीलिए इन चीज पे फोकस करके आपको एक बार उनके ऊपर ध्यान देना है और समझने की कोशिश करना है कि ये हुआ कैसे था। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कुछ बोले हम थोड़ा सा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम किन्हीं को? अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, कोई पर्सन बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलिए सौरभ जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, पर वो बीसी वाली क्लास मैंने ली नहीं है। वो हो सकता है मेरे ज्वाइन करने से पहले ली करी होगी आपने। हाँ जी, हाँ जी, आपके ज्वाइनिंग करने से पहले हुआ है, बट हम आपको वीडियो भी दे देंगे, और किसी दिन हम वो ट्रेनिंग को रिपीट भी करेंगे, तो उसमें भी आपको इंक्लूड कर लेंगे, है ना? ठीक सर है। और एक मेरे को छोटा सा समझना था सर, जैसे बोर्नियो खोलते हैं ना सर, हाँ, मेरे बोर्नियो में ना पीसीडी वगैरह चलता नहीं है, जबकि मेरा फुल अपडेट है पीसीडी, ये बोर्नियो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट। और जैसे अभी आपने खोला था ना कि आपने किसी भी। इसका, हाँ पीसीबी, तो ये सर ये ना ऑप्शन खुलता नहीं है मेरे को इसमें बोर्नियो में। ये कितना जीबी रैम है उसका? मेरे सिस्टम का, देखो, अब इसमें तो पीसी आज में भी मैंने खोला है प्रॉब्लम तो। होता है ना, तो बोर्नियो थोड़ा सा काम नहीं करता है, इंटरनेट कनेक्शन भी इसके लिए अच्छा चाहिए थोड़ा सा। सर इंटरनेट तो कनेक्शन तो अच्छा है। तो आप सर ऐसा कीजिए ना, आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से एक नया फाइल अपडेट करके डाउनलोड करके चेक कीजिए, हो जाएगा। जी सर, मैं एक बार ट्राई करूंगा। अनइंस्टॉल करके। हाँ एक बार इंस्टॉल करके, अब तो नया अपडेट आ गया इसका, आज ही आया है शायद, आज या कल में आया, 13 13 नवंबर को आए हैं। हाँ 13 दिसंबर को आया ना। हम्म। तो ये वाला मैं डाउनलोड कर लूंगा, फिर उसके बाद ट्राई करता हूँ। जब उस पे क्लिक करते हैं तो वो ओपन ही नहीं हो पाता है। सर मतलब बोर्नियो तो चलता है पूरा, पर जो ये पीसीडी वाला पोर्शन है ना, ये वाला ऑप्शन नहीं खुलता। और एक देखो, जो मेरे हो सकता है मेरे मेरे को पास ना चलाने सर में दो समझ लैपटॉप में आ है। रहा हाँ, मेरे पास दो लैपटॉप है। हम जो आप प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ना, सेम प्रॉब्लम मेरे दूसरे वाला पीसी में होता था, बोर्नियो का। उसमें क्या होता था कि बोर्नियो सही से चलता नहीं था, लैग करता था। पीसीबी और बिटमैप हम उसमें यूज नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसका रैम था 4 जीबी, और उसमें है। जी ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड था, जिसकी वजह से वो नहीं चल रहा था। अभी का जो हम पीसी से आपको बता रहे हैं ना, इसका 4 जीबी रैम है, सॉरी 4 जीबी ग्राफिक्स डेडिकेटेड है, और i9 जनरेशन का ये है, और इसमें 16 जीबी रैम है। इसलिए इसमें हर चीज, अभी देखो इसमें 4-5 चीजें ओपन है। कमटेसिया का स्क्रीन रिकॉर्डेड ऑन है इसमें, पीपीटी ऑन था, जूम ऑन था, तो ये अब इसमें इसमें ओपन हो जाता है, कई बार सिस्टम का भी प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। जी सर। कैसे हैं आशीष सर? और सर कल क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा सर,